गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम एंड जोहार। आप सबों का हार्दिक अभिनंदन मेरे इस यूट्यूब चैनल में, वेयर वी स्टडी अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। विदाउट wasting any time, just I would say love this video by your subscribing and share this video to your friends and fellows. Today's section is about economics. इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए प्रश्न और उसके जो तथ्यात्मक पहलू है उसको अपने शब्दों में समझने की कोशिश जारी रहेगी। सो स्टार्ट। बने रहिए इस चैनल में, लगातार देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए प्लीज। सकल मूल्य वर्धन यानी ग्रोस वैल्यू एडेड जीवीए एंड जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद के बारे में कथनों पर विचार करना आपको। जीवीए ग्रोस वैल्यू एडेड अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन और आय का एक मापक है। दूसरा, जीबीए क्षेत्र विशिष्ट, जबकि जीडीपी की गणना अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के जीबीए की योग से की जाती है, जिसमें करों को जोड़ा जाता है और सब्सिडीज को बाहर निकाला जाता है। जहां जीबीए उपभोक्ताओं की ओर से आर्थिक गतिविधियों पक्ष या मांग पक्ष को दिखाता है, वहीं पर जीडीपी उत्पादक पक्ष या आपूर्ति पक्ष को दर्शाता है। विच आर द करेक्ट स्टेटमेंट? अब वी आर डिस्कस्ड। प्रथम दो स्टेटमेंट बिल्कुल ही करेक्ट है, तीसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। यू नो अबाउट दैट? जीडीपी, जीबीए, जीडीपी डिफ्लेटर, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, nominal GDP, real GDP, everything will be clear for the economics basic concept. In this section, I will explain everything by little, बस बने रहिए। GBA सकल वैल्यू, जिसको हम लोग ग्रोस वैल्यू एडेड बोलते हैं। देखिए, सपोज दिस इज द कंपोनेंट, सब दिस इज ए बुक, बट यू नो अबाउट दैट कि बुक कैसे बना, बुक में कितना इनपुट कॉस्ट लगा, उसमें कितना वैल्यू एडिशन किया गया। तो जो कच्चे माल पर जो खर्च होता है उस चीज को निकाल देने के पश्चात जो वैल्यू एडिशन होता है आपको मिल सकता है। जीबीए अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन और आय का एक बेहतरीन माप है। इसके सहायता से आप आय और अर्थव्यवस्था में कितना उत्पादन हुआ आप जान सकते हैं जीबीए से। या उन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में किए गए इनपुट और कच्चे माल की लागत में जो कटौती है उसको हटा देने के बाद, कटौती करने के बाद एक अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को दर्शाता है। यह क्षेत्र विशिष्ट के प्रदर्शन को भी दिखाता है, क्योंकि यह किसी क्षेत्र, उद्योग या फिर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में विकास की स्थिति को दिखा सकता है। क्योंकि जीबीए जो होता है वो क्षेत्र स्पेसिफिक होता है, अलग अलग क्षेत्र के लिए जीबीए अलग अलग होती है, इसलिए जीबीए क्षेत्र स्पेसिफिक होने के कारण। जबकि जीडीपी जो होता है उसकी गणना अर्थव्यवस्था के जितने भी जीबीए हैं, जितने सभी क्षेत्रों के जीबीए का जब अब योग कीजिएगा तो आपको मिलेगा जीडीपी। लेकिन शर्त है कि उसमें आपने करों को जोड़ दिया है और सब्सिडीज को बाहर कर दिया है, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस तो लगते हैं तो उसमें इंक्लूड हो जाएगा, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो, इनडायरेक्ट टैक्स हो। बट यू नो अबाउट दैट कि डायरेक्ट टैक्स की जगह इनडायरेक्ट टैक्सेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अबाउट यू, जो कि जीएसटी है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस है, उसमें ऐड किया जाएगा सरकार के द्वारा बहुत सा सब्सिडी, बिजली सब्सिडी, खेत सब्सिडी, खाद सब्सिडी और बहुत प्रकार की आपको सब्सिडी मिलता है, तो उसको हटाइए, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ जीडीपी। जहां जीबीए उत्पादक पक्ष या आपूर्ति पक्ष से जुड़ा हुआ है, ठीक है, जबकि जीडीपी उपभोक्ता से जुड़ा हुआ है या उसके मांग को दिखाता है। शुद्ध करों में अंतर करने के कारण, देखिए देयर इज ए डिफरेंस क्या है जीबीए में। अगर मानते सिर्फ पूरा अर्थव्यवस्था में एक ही सेक्टर है, ओके, तो जीडीपी और जीबीए एक दूसरे का इक्वल कब हो जाएगा? जब उसमें से आपने जो उसमें कर को जोड़ा है, सब्सिडीज को निकाला है, वही तो डिफरेंसेस है जीडीपी और जीबीए में, ओके। जीबीए माप द्वारा प्रदान किए गए एक क्षेत्रवार विवरण नीति निर्माताओं को यह निर्धारित करने में मदद करता है या बताता है कि किन सेक्टरों में प्रोत्साहन करने की जरूरत है, किन सेक्टर में अच्छा हो रहा है, सरकार किन सेक्टरों में अधिक से अधिक सब्सिडी दे रही है, किन सेक्टरों में अधिक से अधिक टैक्स लगा रही है। यू कैन सिंपली एनालाइज विद द वैल्यू ऑफ जीबीए, ओके। जीडीपी से हमको सही जानकारी नहीं मिलती है कि वास्तव में किन क्षेत्रों से आखिर जीडीपी बढ़ रहा है। हाउ कैन यू से? बिकॉज जीडीपी तो सम्मेशन है ना, वो सबको जोड़ के आया है। और जीडीपी का एक सिंपल डेफिनेशन है कि एक वर्ष
में जितने भी भारत के घरेलू क्षेत्र हैं, अर्थात भारत की भौगोलिक सीमा के अंदर जितने भी अंतिम वस्तु और सेवा का उत्पादन होता है, उसमें जो अंतिम वस्तु और सेवा का जो मूल्य होता है, उसकी जो सम होती है, वही होता है जीडीपी। एवरीथिंग। देखिए, इसमें मैं आपको थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताऊंगा प्रत्येक क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजकोषीय समेकन। ये जो शब्द इस्तेमाल किया गया है राजकोषीय समेकन, उसके बारे में सर्वश्रेष्ठ वर्णन कौन सा है? राजकोषीय समेकन आप क्या समझते हैं? राजकोषीय समेकन से गैर निष्पादित परिसंपत्ति से ऋण की वसूली के लिए अनुसूचित बैंकों की कार्य योजना को दिखाता है, या फिर अनुसूचित बैंकों के ऋण संवितरण तंत्र में सुधार के लिए एक एजेंडा है, या फिर घाटे को पूरा करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों का विनिवेश करना सरकार की रणनीति है ये। तीसरा हो गया। और चौथा है सरकार द्वारा अपने घाटे और ऋणों में कमी करने के लिए कुछ नीतियां बनाना। तो राजकोषीय समेकन जो समेकन होता है, दैट इज कॉल्ड फिस्कल कंसोलिडेशन। फिस्कल कंसोलिडेशन एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके माध्यम से फिस्कल कंसोलिडेशन एक बहुत ही, कहा जाए तो, विवेकपूर्ण उपयोग है। देखिए, बहुत सी भारत सरकार की बहुत से इंटरप्राइजेज है, बहुत से उद्योग है जिनका मतलब ठीक ढंग से अभी संचालन नहीं हो पा रहा, जिसके कारण भारत सरकार उससे मतलब उतना मुनाफा नहीं कर पा रही है, इसलिए उसका विनिवेश करना बहुत ही जरूरी है। तो सरकार ने राजकोषीय समेकन के अर्थात फिस्कल कंसोलिडेशन के तहत उन्होंने क्या किया है, सरकार के द्वारा जितने भी राष्ट्रीय या अर्ध सरकारी द्वारा अपनाई गई एक ऐसी नीति ताकि अपने घाटे और ऋण में कमी की जा सके। इसके लिए क्या करना पड़ता है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें सरकार राजकोषीय स्वास्थ्य में सुधार करता है और यह राजकोषीय घाटे में कमी को प्रदर्शित करता है, और बेहतर कर राजस्व प्राप्ति और बेहतर संरेखित व्यय, मतलब एक तरह से एक्चुअल जितना काउंट किया गया उतना ही खर्च होना चाहिए, को प्रदर्शित करता है। यह स्थिति राजकोषीय घाटे के प्रबंधनीय स्तर को दिखाता है। इसके लिए सरकार क्या करती है, जो बड़े बड़े जो सार्वजनिक कंपनियां हैं जो ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है, जो ठीक ढंग से चल नहीं पा रही है, जो घाटे में है लगातार, चाहे एयर इंडिया हो, कोल इंडिया हो या रेलवे ही क्यों ना हो, उन सारे के सारे इंटरप्राइजेस को धीरे धीरे करके विनिवेश किया जा रहा है। डिसइन्वेस्टमेंट, जिसमें सरकार अपना रोल कम से कम कर रही है। उसका डिसइन्वेस्टमेंट करने का सीधा मतलब है सरकार उसका आईपीओ निकालेगी और धीरे धीरे करके 10%, 15%, 20%, और जब वो 51% से ज्यादा हो जाएगा तो वो रणनीतिक विनिवेश कहा जाएगा। शॉर्ट में कहे तो सरकार हाथ खड़ा कर रही है कि ये सब कंपनियां, ये सब जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है, अब इनका कोई अहम रोल नहीं है, ये निजी हाथों में हो तो बेहतर है, इनका संचालन बेहतर ढंग से हो पाएगा और इससे सरकार का जो राजकोषीय समेकन है वो एक बेहतर हो पाएगा, क्योंकि सरकार का घाटा जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। 2015 अगला प्रश्न है कि 2015 और 2019 के बीच यूएस के साथ भारत का व्यापार लगातार बढ़ रहा है। इज इट राइट? 2015 से 2019 के बीच में क्या भारत और यूएसए के बीच जो व्यापार है वो लगातार बढ़ता गया है? 2015 और 2019 के बीच चीन के साथ भारत का व्यापार लगातार कम हुआ है, और वर्ष 2020 में यूएसए के साथ भारत की तुलना में चीन के साथ भारत का व्यापार अधिक था। विच आर द करेक्ट स्टेटमेंट? यू नो अबाउट दैट कि 2015 से 2019 के बीच यूएसए के साथ भारत का जो व्यापार संबंध है वो लगातार बढ़ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। और तीसरा ऑप्शन 2020 में यूएसए के साथ भारत के जो व्यापार की यूएसए के साथ जो व्यापार हुआ उसकी तुलना में चीन के साथ भारत का व्यापार अधिक ही था, लेकिन 2015 और 2019 के बीच चीन के साथ भारत का व्यापार लगातार कम हुआ है, लगातार कम नहीं हुआ है। ओके, लेट्स सी अबाउट इट। भारत और चीन के बीच जनवरी से दिसंबर 2020 तक लगभग 77 अरब डॉलर का बिजनेस होता था। 2019 में क्या हुआ कि दोनों देशों के बीच 85 बिलियन डॉलर का व्यापार कम हो गया। ठीक है, यह आंकड़ा अभी भी भारत और अमेरिका के बीच पिछले वर्ष जो व्यापार हुआ था 75 बिलियन डॉलर का, उससे कम ही है। अर्थात चीन के साथ भारत का व्यापार और चीन के साथ अमेरिका का व्यापार, अभी भी अमेरिका के साथ व्यापार जो है कम ही है, चीन के साथ ही ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट बॉन्ड यील्ड, एक रिटर्न है। बॉन्ड यील्ड जो है एक रिटर्न है जो एक निवेशक को उस बॉन्ड या किसी विशेष सरकारी प्रतिभूति पर प्राप्त होता है। भारत में निम्नलिखित में से कौन से ऐसे कारक है जो बॉन्ड यील्ड, एक तरह से इंटरेस्ट रेट समझिए, ठीक है,
को प्रभावित करता है? पहला ऑप्शन है कि भारत की जो केंद्रीय बैंक है अर्थात आरबीआई, उसकी मौद्रिक नीति। दूसरा है सरकार की राजकोषीय नीति। तीसरा है वैश्विक बाजार। चौथा है अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति। यू नो अबाउट दैट बॉन्ड यील्ड इन सबों से प्रभावित होता है। इंटरेस्ट रेट कहे या फिर बॉन्ड की जो कीमत होती है उसका कौन कौन प्रभावित करे? बॉन्ड यील्ड एक रिटर्न है जो एक निवेशक को उस बॉन्ड या किसी विशेष सरकारी प्रतिभूति पर मिलता है। यील्ड को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक जैसे कि भारतीय रिजर्व बैंक की कैसी मॉनेटरी पॉलिसी है, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी है कि अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी है, या यू नो अबाउट दैट टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी, एवरीथिंग इज डिस्कस्ड इन लास्ट वीडियो। प्लीज गो एंड वॉच दिस वीडियो। चाहे वो विशेष रूप से ब्याज दरें हो, सरकार की जो फिस्कल पॉलिसी है उसमें भी कहीं ना कहीं बॉन्ड यील्ड को प्रभावित करता है। अगर सरकार की फिस्कल पॉलिसी ढीला है तो सरकार अधिक से अधिक बाजार से ऋण ले लेती है, जिसके कारण एक क्राउडिंग इफेक्ट फीलिंग होता है और उससे इंटरेस्ट रेट पे प्रभाव पड़ता है और फाइनली जाके बॉन्ड यील्ड पे प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा और भी कार्यक्रम है। वैश्विक बाजार की स्थिति कैसी है, अर्थव्यवस्था और मुद्रास्फीति भी कहीं ना कहीं बॉन्ड यील्ड को प्रभावित करता है। जो फैक्टर इंटरेस्ट रेट को प्रभावित करेंगे, बैंकिंग सिस्टम को प्रभावित करेंगे, वो ऑटोमेटिक बॉन्ड यील्ड को भी प्रभावित करेंगे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ईंधन की कीमतों के संबंध में कथनों पर विचार करना। आपको ईंधन की जो कीमत होती है उस पर केंद्र और राज्य के द्वारा आरोपित करों का भारत में उपभोक्ताओं के द्वारा भुगतान किया जाने वाले पेट्रोल और डीजल की कीमत में महत्वपूर्ण योगदान है। केंद्र और राज्य के द्वारा जो आरोपित टैक्स है उस पर जो भारत में जो उपभोक्ताओं के द्वारा भुगतान किया जाता है, जिस पर पेट्रोल और डीजल का प्राइस जो बढ़ जाता है, वो तो डेफिनेटली बहुत बड़ा होगा योगदान। केंद्र द्वारा आरोपित उत्पाद शुल्क और जो शेष होता है, और राज्य द्वारा आरोपित जो वेट होता है और डीलर की जो कमीशन होती है, वो ईंधन के आधार मूल्य में जोड़ दिया जाता है, बेस्ट प्राइस में जोड़ दिया जाता है। ईंधन के आधार मूल्य में केवल रिफाइनरी प्रसंस्करण और मार्जिन की लागत ही शामिल होती है। ईंधन पर वेट क्या सभी राज्यों में ईंधन पर लगाया गया वेट समान होता है? चौथा ऑप्शन। तो आपने देखा होगा कि इसमें जो बताया गया है उसमें प्रथम और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चौथा तो ऐसे ही आप जानते ही होगा था कि वेट जो होता है सभी राज्यों में अलग अलग होता है। अगर सभी राज्यों में वेट एक ही होता तो पेट्रोल और डीजल का प्राइस जो होता अलग अलग वेरी नहीं करता। ठीक है, लेट्स सी अबाउट इट। देखिए, केंद्र और राज्य द्वारा लगाए गए कर जो पेट्रोल पर टैक्स लगता है और डीजल की कीमत में एक महत्वपूर्ण योगदान है। डीजल का कीमत हो या पेट्रोल का प्राइस हो, उसमें सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा जो टैक्स लगाया जाता है, इंपोर्ट ड्यूटी जिसको कहते हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका भुगतान हम लोगों को करना पड़ता है, उपभोक्ताओं को करना पड़ता है। ईंधन के जो बेस्ट प्राइस होता है उसमें क्या क्या जुड़ता है? इसमें देखिए, रिफाइनरी, एक तो रिफाइन करने में उसको कितना पैसा खर्चा हुआ, उसका मार्जिन, उसके ऊपर उसका मार्जिन जोड़ जाता है। उसके बाद तेल विपणन कंपनियां, जितने भी तेल जो बेचती है बड़ी बड़ी कंपनियां, ठीक है, उसकी मार्जिन, उसके बाद माल की ढुलाई का जो यहाँ से वहां ले जाने में लाने में जो लागत लगता है, सब चीज बेस प्राइस में जुड़ता है। और उसके बाद केंद्र द्वारा लगाया गया जो उत्पाद शुल्क होता है, उसके बाद शेष होता है, उसके बाद राज्यों के द्वारा लगाया गया वेट होता है, फिर डीलर का कमीशन शामिल है। इतना कुछ जुड़ने के बाद पेट्रोल और डीजल का प्राइस निकलता है। तो स्वाभाविक है पेट्रोल और प्राइस का कीमत तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। वेट एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग अलग होता है, जो इस तथ्य के लिए जिम्मेदार है कि कुछ राज्यों में ईंधन दूसरे की तुलना में बहुत सस्ता है, कहीं महंगा है। जैसे राजस्थान, एमपी, यूपी, आंध्र प्रदेश, ऐसे राज्यों में वेट ज्यादा लग जाता है। ओके, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में जो टैक्स सिस्टम है, टैक्स प्रणाली, कर प्रणाली, उसके पर विचार करना है आपको। देखना है आपको जानकारी है कि नहीं कि टैक्स के बारे में, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, कौन कितना ज्यादा है, किसका योगदान ज्यादा है। लेट्स सी, विगत 10 वर्षों में, पिछले 10 वर्षों में भारत का जो इनडायरेक्ट टैक्स कर जीडीपी है, मतलब जीडीपी में जो इनडायरेक्ट टैक्स का योगदान है, वो डायरेक्ट टैक्स की तुलना में कम रहा है। दूसरा है, ओईसीडी देशों में प्रत्यक्ष कर औसत जो प्रत्यक्ष कर का जो डायरेक्ट टैक्स का जो हिस्सा है, वो भारत से हमेशा अधिक रहा है। तो बिल्कुल सही है, ओईसीडी तो बहुत धनी देश है, तो उसका जो डायरेक्ट टैक्स का जो योगदान रहेगा, उसका जो हिस्सा होगा, वो इनडायरेक्ट टैक्स की तुलना में बहुत ही ज्यादा होगा। 2/3 लगभग डायरेक्ट टैक्स मतलब वहां के लोग चुकाते हैं। भारत में तो 1/3 से थोड़ा सा ज्यादा डायरेक्ट टैक्स मिलता है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स का योगदान जो है डायरेक्ट टैक्स से अधिक है, ना कि कम। अप्रत्यक्ष कर पर अधिक निर्भरता के साथ भारत
कि जो टैक्स प्रणाली है बहुत ही रिग्रेसिव नेचर की है। यू नो अबाउट दैट व्हाई रिग्रेसिव? देखिए, रिग्रेसिव का मतलब होता है जो टैक्स सबको बराबर बराबर बर्डन लगता हो। एक गरीब जो बिस्किट का पैकेट खरीदता हो और एक अंबानी जो बिस्किट का पैकेट खरीदता हो, अगर दोनों पर समान रूप से टैक्स लगाया जाए, दैट इज कॉल्ड रिग्रेसिव नेचर, क्योंकि उनके इनकम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक गरीब व्यक्ति का इनकम पर उसके इनडायरेक्ट टैक्स जो चुकाता है उस पर तो उसका फर्क पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि इसको रिग्रेसिव नेचर का, और रिग्रेसिव नेचर का ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगना हमारे देश के मतलब गरीबी का एक सबसे बड़ा कारण है। अप्रत्यक्ष कर जीडीपी अनुपात, प्रत्यक्ष कर जीडीपी अनुपात मतलब डायरेक्ट टैक्स का टैक्स टू जीडीपी बाय द डायरेक्ट टैक्स और टैक्स टू जीडीपी बाय द इनडायरेक्ट टैक्स, दोनों का जब कंपेयर कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि डायरेक्ट टैक्स का योगदान थोड़ा सा कम है। ओईसीडी देश में प्रत्यक्ष कर का औसत हिस्सा कुल कर का जितना टैक्स चुकाते हैं लोग ओईसीडी के देश, उसमें से 2/3 2/3 डायरेक्ट टैक्स से मिलता है, जबकि भारत में 1/3 से थोड़ा सा ज्यादा है। तो ऐसे देश का कैसे विकास होगा भला, आप ही सोचिए। देखिए, टोटल हम लोग को अगर देखा जाए तो इनडायरेक्ट टैक्स में जीडीपी का योगदान जो होता है वो 11.6% है। पहले 10.3% था, अब वो 11.6% हो चुका है। और अगर देखा जाए इनडायरेक्ट टैक्स का हो गया, और डायरेक्ट टैक्स का केवल 4.9% था, अभी 7.4 है जीडीपी में, और टोटल हो गया 18.9%। 15.2 से 18.9% अभी हम लोगों को लगभग टैक्स के माध्यम से राजस्व भारत सरकार को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्याज दर में वृद्धि अंतर IRGD अर्थव्यवस्था के लंबे समय तक चलने वाले ऋण स्थिरता का एक प्रमुख संकेतक है। ब्याज दर वृद्धि अंतर अर्थव्यवस्था के लंबे समय तक चलने वाले ऋण स्थिरता, ऋण स्टेबिलिटी, डेप्थ स्टेबिलिटी का एक प्रमुख संकेतक है। जब ऋण बढ़ाने की लागत सकल घरेलू उत्पाद के वृद्धि से अधिक होती है, जब मतलब आप समझिए, जब ऋण चुकाने की जो लागत होती है उसकी जो दर होती है और जीडीपी का जो दर होता है, विकास रेट से अधिक होता है, तो सार्वजनिक जो ऋण है वो राजकोषीय लागत पर कम प्रभाव होता है उसका। कौन सा कथन सही है? देखिए, पहला स्टेटमेंट तो सही है, दूसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। अर्थव्यवस्था के लंबे समय तक चलने वाले ऋण स्थिरता एक महत्वपूर्ण संकेतक सरकारी ऋण पर भुगतान किए गए ब्याज और अर्थव्यवस्था की मामूली विकास दर के बीच का एक अंतर होता है। सरकार जो इतना एक्सटर्नल लोन, इंटरनल लोन, सरकार बाह्य ऋण लेती है, इंटरनल ऋण लेती है, ऋण पर सरकार को ब्याज चुकाना पड़ता है। अगर ब्याज का जो रेट है, इंटरेस्ट रेट, दैट इज गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के द्वारा ब्याज पर जो दर चुकाया जाता है, जिस दर से ब्याज चुकाया जाता है, उसका दर और जीडीपी के विकास दर के बीच जो अंतर होता है, अगर वो लंबे समय तक चले तो एक तरह से स्थिर होगा। इसका मतलब जब ऋण की लागत सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर से कम होती है, जब ऋण की लागत सकल घरेलू जो उसका भी तो अपना रेट है, किस बोलते हैं ना, जीडीपी 8% से 10% से बढ़ रही है, और आपका इंटरेस्ट रेट अगर मानते 6%, 5%, 10% से बढ़ रहा है, तो दोनों के बीच तो कुछ अंतर निकलेगा। अगर अंतर पॉजिटिव है तो स्वाभाविक है ऋण स्थिर है, मतलब हम लोग दे सकते हैं, सक्षम है। तो राजकोषीय ऋण, सार्वजनिक ऋण का राजकोषीय लागत पर कम प्रभाव पड़ेगा। मतलब सरकार अगर ऋण लेती है तो उसका प्रभाव ज्यादा नहीं होने वाला, क्योंकि विकास भी तो बेहतर चल रहा है। तो विकास रेट अगर ज्यादा है देन दैट ऑफ द ऋण चुकाने की दर से, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में ऋण जीडीपी अनुपात में गिरावट आती है। काफी कंफ्यूजन हो जा रहा है। You know about that, this is technical questions, but conceptual will be clear, you will be very happy about it. अगला क्वेश्चन है कि अगर मुद्रा के अधिक मुद्रण से हमेशा मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। ये क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति के कंसेप्ट से आप कितनी तरह से अच्छी तरह से जानते हैं। मुद्रास्फीति, यू नो दैट, कि सक्सेसिव, लगातार, कंसिस्टेंटली, क्रमागत रूप से अगर अधिकांश चीजों का, वस्तुओं का कीमत अगर बढ़ने लगे धीरे धीरे करके और बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो इन्फ्लेशन कहलाता है, वो महंगाई या मुद्रास्फीति कहलाती है। तो क्या मुद्रा के अधिक मुद्रण के छपाई से अधिक मुद्रा का छप गया तो उससे मुद्रास्फीति हमेशा होगी? दूसरा है कि साक्ष्य से ज्ञात हुआ है, मतलब पता चला है कि भारत में उच्च जीडीपी ऋण वृद्धि
के कारण ऋण जीडीपी अनुपात में कमी हुई है। तो ऋण, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। पहला ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है कि हमेशा अगर मुद्रा का छपना मतलब मुद्रास्फीति है तो फिर तो भारत सरकार मुद्रा ही नहीं छापेगी। नो नो, मुद्रास्फीति तब होगी जब वस्तु के मांग और आपूर्ति में मिसमैच हो जाए। सपोज अगर वो मुद्रा जो छपी, उस मुद्रा का इस्तेमाल पूंजीगत वस्तुओं के निर्माण में हो गया तो वस्तुओं का कीमत तो बढ़ेगा नहीं, वो तो अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर में, डेवलपमेंट में, रोड, सड़क, पुल, सरकारी अस्पताल इत्यादि बनने में खर्च हो गया, तो लोगों के हाथ में तो वो पैसा रहा नहीं ना, तो जिससे सरकार का मतलब एक तरह से डिमांड तो बढ़ेगा नहीं। या फिर अगर उन्हीं चीजों, वो जो मुद्रण छपा उस मुद्रा से अधिक वस्तुओं का निर्माण हो गया तो आपूर्ति पक्ष तो पहले से हावी हो जाएगा, मांग पक्ष लगभग मेंटेन रहेगा, तो फिर मुद्रास्फीति नहीं आएगी। इसलिए हमेशा मुद्रास्फीति मुद्रण के छपने से ही होगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ही सही है कि भारत में जो उच्च जीडीपी वृद्धि, चूंकि जीडीपी का जो विकास रेट है वो 8%, 10%, अभी 11.5% की बात की जा रही थी, हालांकि ड्यू टू द कोविड एवरीथिंग इज चेंज, सब कुछ बदल गया। तो उच्च जीडीपी वृद्धि के कारण ऋण जीडीपी अनुपात में कमी हुई। ऋण जीडीपी समझते हैं, मतलब कितना हिस्सा आप ऋण में चुका रहे हैं। मुद्रा के अधिक मुद्रण से जरूरी नहीं है कि मुद्रास्फीति में वृद्धि होगी। वास्तव में यदि बढ़ाया गया धन की आपूर्ति से उत्पादन में असमान वृद्धि हो जाए, क्योंकि धन का निवेश अगर सकारात्मक शुद्ध वर्तमान मूल्य, ठीक है, सकारात्मक रूप से हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया आपको, विगत 2.5 दशकों के साक्ष्यों से पता चला है, मतलब लगभग 25 साल में अगर ऐसा देखा गया है कि भारत में उच्च जीडीपी वृद्धि के कारण ऋण जीडीपी अनुपात में कमी आई है। लास्ट क्वेश्चन अबाउट इट कि जो स्ट्रेस एसेट होते हैं, दबावग्रस्त परिसंपत्तियां हैं, बैंकिंग प्रणाली के स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। तो दबावग्रस्त जो परिसंपत्तियां होती हैं उनमें से कौन कौन सा संपत्ति, कौन कौन सा समाविष्ट है इसमें? नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जिसको हम लोग गैर निष्पादित संपत्तियां बोलते हैं। दूसरा है पुनर्गठित ऋण, रिस्ट्रक्चर लोन, राइट ऑफ एसेट्स, और ये ROR, राइट ऑफ एसेट्स, ROA। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों जो है ना, ये वास्तव में स्टेट्स एसेट्स हैं, जो बैंकिंग प्रणाली के स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। किसी भी बैंक का स्वस्थ होने का आप अगर जानना चाहते हैं तो आप उस 3 चीज पता कीजिए कि उस बैंक का कितना NPA है, कितना उसका रिस्ट्रक्चर लोन हुआ है, बढ़ गया है, और फिर जो राइट ऑफ एसेट्स होता है वो कितने हैं। ठीक है, ओके, दैट्स इट सफिशिएंट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये मनोबल जो है लगातार बना रहे, और हम दोनों के बीच जो कम्युनिकेशन हो रहा है, एक सीखने का तरीका में भी थोड़ा सा अभी कमजोर है, लेकिन आने वाले समय में डेफिनेटली अगर आपका प्रोत्साहन मिला तो ये बेहतरीन से बेहतरीन एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको प्रस्तुत किया जाएगा। बट फॉर दिस यू हैव टू बी सब्सक्राइब माई चैनल्स। Once again I'm saying thanks a lot for watching this video. Thank you.